बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद आसिफ मलिक। नाचीज खाकसार आज के प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत नाज़िर। नाजरीन, हफ्ते का पहला दिन है, लेकिन आपको पता है कि वीकेंड पे भी काफ़ी गहमा गहमी रही, जलसे हुए, मुख्तलिफ तरह की तरकीबें लड़ाई गई। कुछ कानूनी पहलू भी आज के प्रोग्राम में देखेंगे और देखेंगे कौन सी जमात इस वक्त किस जमात पे हावी है। बिकॉज एक जंग चल रही है, एक रेस चल रही है और हर कोई दूसरी जमात पे सबकत ले जाने की कोशिश कर रहा है। मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स आए डिस्कस करने के लिए। यकीनी तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अदालत उज़्मा की तरफ से भी कुछ बयान आए, उस पर भी बात करेंगे कि उनको क्लैरिफिकेशन क्यों देनी पड़ी। खान साहब ने जलसे में कुछ सवाल उठाए थे जिनके मेरे ख्याल में जवाब उन्होंने दिए। इसी के साथ साथ पंजाब हुकूमत के हवाले से सूरत हाल थोड़ी गंभीर होती चली जा रही है, उस पर हम बात करेंगे, कानूनी तकाजे उसके देखेंगे और इसी के साथ साथ कुछ हल्फ बर्दारी की तकारीब के हवाले से भी गुफ्तगू करके हम समझेंगे कि मसाइल इस वक्त कहाँ पे हैं असली। मुझे बताया जा रहा है कि जस्टिस शाइक उस्मानी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। जी साहब, सबसे पहले मैं आपसे आगाज करूंगा, अदलिया के खिलाफ एक जो मुहिम कह लीजिए, एक सिलसिला जो है इस वक्त जारी है और बहुत सारे नाकदीन, बहुत सारे तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि शायद कहीं ना कहीं फैसले में कुछ कमी बेची रह गई होगी, कहीं खान साहब थोड़ा सा आगे जा रहे हैं और आज अदालतों की तरफ से बड़ा क्लियर बयान भी आया है इस हवाले से। मैं चाहूंगा जरा इसका तशरीह कीजिएगा। आज अदालतों की तरफ से जो बयान आया है, खान साहब का उन्होंने नाम नहीं लेकिन कहा कि 10-15 हज़ार लोग जो जमा करके इस तरह की बातें करते हैं और आवाम को अदालती फैसलों की को तस्लीम करना चाहिए, उसको डिफेंड करना चाहिए। कैसे देखते हैं सर, ये बयान कितना इंपॉर्टेंट है? जी मेरे ख्याल में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरे जो इस वक्त ऑपोजिशन जो इमरान खान साहब की पार्टी है, उनको कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि जुडिशल डिसीजंस किस तरह से होते हैं, क्योंकि वो तो इस मुल्क में रहे नहीं है, कभी बहुत कम रहे हैं। उनको मालूम नहीं, ये किसी को बहुत कम लोगों को मालूम है कि सुपीरियर कोर्ट्स जो है हमारी, वो 24 घंटे उनकी ड्यूटी होती है। अच्छा, वो सिर्फ वर्किंग आवर्स उनके नहीं होते, वो 24 घंटे पे ड्यूटी पे रहते हैं। ठीक हो गया। हमें पता है कि मैंने खुद हमारी फर्म के लोगों, जब मैं वकील प्रैक्टिस करता था, तो हमने कोई 2-2:30 बजे भी ऑर्डर्स लिए हैं कोर्ट से। तो ये लोगों को पता नहीं कि कोर्ट किसी वक्त भी ऑर्डर्स पास कर सकती है और उसका ऑर्डर वैलिड होता है। ठीक हो गया। तो वो समझते हैं कि शायद उनकी वजह से कोर्ट को बुलाया गया है। ये ऐसी कोई बात नहीं थी। बात यहाँ पे सिर्फ ये थी कि एक ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया था कि वोटिंग जो होनी है उस दिन, चूंकि जो जिस तारीख को होनी थी उस दिन नहीं हुई थी। उन्होंने कहा था, जब ऑर्डर दिया तो उन्होंने कहा कि ये होना है, तो 24 घंटे के अंदर उसको होना था। ठीक है। और जब वो नहीं हो रहा था, लगता ऐसे ही था, तो उस सूरत में जो सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन है, उसके जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक पिटिशन ऑफ नो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की फाइल कर दी। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की फाइल कर दी। ठीक हो गया। तो उस सूरत में अब सुप्रीम कोर्ट खुल गई, तो उसमें क्या मजाक है? ठीक हो गया। उन्होंने सिर्फ एग्जामिन करना था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुई है कि नहीं हुई। ठीक है, नहीं, और अच्छा, अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाती तो उनको सजा भी देना चाहिए। ठीक है। तो अच्छा सर, दूसरी तरफ जो दूसरी जमात, जो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर लेते हैं, जो साबका हुकूमत है, उनको ये लगता है कि कुछ ऐसे खासतौर पे मौजूआत हैं, मेरे ख्याल में मुकदमे हैं, जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट बात नहीं कर रहा। खासतौर पे 63A के हवाले से उतनी स्पीड नहीं दिखाई गई और भी बहुत सारे ऐसे मुकदमात हैं जो पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बात नहीं की। लेकिन जब अपोजिशन उनकी तरफ गई या अपोजिशन को जब मसाइल आए तो सुमोटो भी ले लिया गया, हमारे मसाइल के ऊपर बात नहीं की गई। तो क्या ऐसा कोई सिलसिला आपको नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलीफ, तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ा सा आप यूं समझे कि पीपल्स पार्टी या PTI के जितने भी मुकदमे थे उनमें थोड़ी सी ताखीर हुई है? नहीं, देखिए, ताखीरी की बात नहीं यहाँ पर। सीधी बात यह है कि ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट मैटर था। ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन और नो कॉन्फिडेंस वोटिंग जो है, वो इतनी अनइम्पोर्टेंट चीज नहीं, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है। हुकूमत के लिए, और उसका फैसला होना सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था, उस पर अमल होना लाजमी था। ठीक है। तो बाकी चीजें तो होती रहती हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिलेज तो अपनी जगह पर होते हैं। लेकिन ये कहना कि वो खास तौर से इसके लिए बुलाई गई क्योंकि उन्होंने कोई गलत काम किया था, ऐसी बात नहीं थी। क्योंकि एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन फाइल हो गई थी, उसको सुनना लाजमी था, क्योंकि उस ऑर्डर को ओबे होना उस दिन लाजमी था। अगर नहीं होता ऑर्डर ओबे तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हो जाती। सीधी बात यह है। ठीक है। और इसमें और कोई बात नहीं थी। ठीक है, आप कह रहे उसमें कोई और बात नहीं थी। अच्छा सर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे पहलू ये है कि अवाम की तरफ से भी एक रिएक्शन नजर आ रहा है। तो ये अवामी जो रिएक्शन है, गो के जनाब चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हमें इस पे कोई हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है सोशल मीडिया पे जो भी चल रहा है हमारे खिलाफ, लेकिन ये जो कुछ भी चल रहा है इसके पीछे आपको कोई एजेंडा नजर आ रहा है, कोई बैरूनी कुव्वतें नजर आ रही हैं? क्यों पाकिस्तान में आपको लग रहा है कि अदलिया को टारगेट किया जा रहा है सर?
देखिए, अदलिया का टारगेट इस तरह से किया जा रहा है। सीधी बात यह है कि चूंकि अदलिया की इंटरफेरेंस की वजह से ये हुआ है। अगर अदलिया ने इंटरफेयर नहीं किया होता तो अब तक आर्मी मूव इन कर गई होती। अच्छा, लेट्स फेस इट दैट वे। अगर अदलिया नहीं आती तो फिर 111 ब्रिगेड के सोल्जर्स आ गए होते। ठीक। तो आपको क्या प्रेफर्ड है, अदलिया प्रेफरेंस है या 111 ब्रिगेड प्रेफरेंस है? ये सीधी बात है। ठीक हो गया। अच्छा, थोड़ी सी बात कर लेते हैं सूबाई हुकूमत के हवाले से। सर, ये नई वजारत आई है पंजाब में खास तौर पे, उसका अब तक हलफ नहीं लिया जा रहा। गवर्नर साहब कह रहे हैं जी पंजाब में वजीर आला पिछले जो गए थे वो सही तरीका उन्होंने फॉलो नहीं किया, उन्होंने खत भेज दिया है, प्राइम मिनिस्टर को देना चाहिए था, गवर्नर को। तो ये पंजाब की जरा सूरत हाल समझाइएगा, आगे क्या होना जा रहा है सर? क्या डिसीजन रीइंस्टेट भी हो सकता है, दोबारा से पिछले वजीर आला भी आ सकते हैं? देखिए, जहां तक के पंजाब का मामला है वो सुप्रीम कोर्ट का, सॉरी हाई कोर्ट का, लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि डिप्टी स्पीकर जो है वो इलेक्शन करवाए। ठीक है। वो वजीर आला को इलेक्ट करने का। जब वो इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हुआ, हम सब बैठे हुए थे, हम सब देख रहे थे क्या हशर हुआ है पंजाब असेंबली में। किसी सिविलाइज मुल्क में इस किस्म की हरकतें नहीं होती, लेकिन जो कुछ हो रहा था वहां पर शर्मनाक है। खास तौर से उसमें लेडी मेंबरान भी ये हरकतें कर रही थी जो कि शर्मनाक है। ठीक। तो अब उस सूरत में क्या करना चाहिए था? उसमें या तो ये करना चाहिए था कि डिप्टी स्पीकर को एडजर्न कर देना चाहिए था, मामला वॉकआउट कर देना चाहिए था। ठीक है, जब ये मामला सेटल होंगे तो हम आएंगे। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा होता नहीं ना। हमारे यहाँ तो रिएक्शन, एक्शन का रिएक्शन होता है। तो फिर वो आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। अब ये चक्कर शुरू हो गया और वो इलेक्शन भी करवा लिया उन्होंने बाद में, सब लोगों को लड़ाई झगड़े के बाद। तो अब उसको वो कह रहे हैं कि वो चैलेंज कर रहे हैं कि वो सही नहीं है। तो अब इस सूरत में अब वापस मामला कोर्ट पे तो जाएगा देखने के लिए कि ये सही था या नहीं सही था। लेकिन हो सकता है कि कोर्ट डायरेक्ट करे कि जिस तरह से पहले सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है उसकी वोटिंग दूसरे दिन हो सकती है, और समझा जाए कि जैसे वही दिन है जिस तरह के जिस दिन उसके सामने पेश हुई थी। ऐसा भी हो सकता है कि कोर्ट ये ऑर्डर कर दे कि जो 16 अप्रैल जो है वो दोबारा डेट मुकर्रर कर दे, उस दिन हो जाए। ये पॉसिबल है, इट्स पॉसिबल। ठीक हो गया, आप ये कह रहे हैं कि पॉसिबल है। अच्छा सर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अदालत उज़्मा को यकीनी तौर पर एक ऐसा रुतबा कह लीजिए, मकाम हासिल है मुल्क में जिसको तमाम इदारे फॉलो करते हैं। सर, पाकिस्तान में मैंने देखा है कि सियासी जब एक जंग चल रही थी आपस में, तो अदालतों को भी बीच में कहीं ना कहीं उसमें शामिल कर लिया जाता है। कभी अपोजिशन की तरफ से इस तरह की जब बातें की जाती थी पहले, बल्कि मेरे ख्याल में आर्मी के खिलाफ भी इस तरह की बातें होती हैं। जब उनको लग रहा होता है कि हमारे हक में फैसले नहीं आ रहे तो टारगेट किया जाता है। जब आपको याद होगा, जब नवाज शरीफ साहब को अहल नायल किया गया था तो क्या कहा गया था जी, मुझे क्यों निकाला? वो कोर्ट से बेसिकली पूछना चाह रहे थे मुझे क्यों निकाला। अब वो अप्रिशिएट कर रहे हैं इस डिसीजन को। तो सर, ये सियासी मामलात में अदालत बीच में कहीं फंस के रह जाती है सर, ये मैच्योरिटी कब आएगी हमारे अंदर? ये बड़े अफसोस की बात है, होना नहीं चाहिए। सिविलाइज मुल्क में ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। अदालत अलग जगह है, सियासी काम अलग जगह है। दुनिया के और जो सिविलाइज मुल्क है वहाँ ऐसी चीजें नहीं होती। होती हैं लेकिन इतनी इस तरीके से नहीं होती जिस तरह के हमारे यहाँ होती है। हमारे यहाँ तो होता ही है कि जब कोई शख्स जो है हमारे मुल्क में कोई कोर्ट का ऑर्डर अपने खिलाफ एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। वो ये समझता है कि अगर किसी ने मेरे खिलाफ फैसला किया है तो वो गलत किया है, या इन्फ्लुएंस की वजह से किया है, या पैसे लेके किया है। ये तो जब मैं अपनी प्रैक्टिस में और एज ए जज आई नो कि जब भी कोई फैसला होता है अगर किसी के खिलाफ हो जाए तो वो कहता है जी इससे पैसे ले लिए वेरी ट्रू हो गया। तो हमारे ये जो हमारा कल्चर है हमारे मुल्क का, अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती है कि हम लोग अभी तक सिविलाइज नहीं हुए। हमारा जो दीन ईमान है वो गलत है बिल्कुल। ठीक है सर, प्लीज साथ रहिएगा। यासीन आजाद साहब ने ज्वाइन किया है, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बाद इस्लामाबाद के रह चुके हैं और PMLN से ताल्लुक रखते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। यासीन आजाद साहब, यासीन आजाद साहब, यासीन साहब आपको मेरी आवाज आ रही है सर? हेलो यासीन आजाद साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। यासीन आजाद साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। आजाद साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? प्लीज चेक कीजिएगा, यासीन आजाद साहब तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। जी जी सर, सुन सकते हैं मुझे? यासीन साहब नहीं सुन पा रहे हैं, प्लीज जरा दोबारा कनेक्ट कीजिएगा। अच्छा सर, ये लाहौर में जो कुछ भी हुआ पंजाब असेंबली में, शायद उस्मानी साहब आपसे मुखातिब हूं, क्या इसका सू मोटो नहीं बनता था? क्या अदालत इसमें मुदाखलत नहीं कर सकती थी सर?
नहीं, अदालत तो नहीं करेगी। नहीं करेगी? जब तक कि अदालत के पास कोई जाएगा नहीं। अदालत ने तो ऑर्डर पास कर दिया था। अच्छा। अगर ऑर्डर ओबे नहीं हुआ हाँ। तो अब जो पार्टी एग्रीव हाँ। पार्टी है उसको चाहिए कोर्ट में जाए और अच्छा। पिटीशन फाइल करे, कोर्ट में जाए और शिकायत करे। सुमर, ठीक हो गया। यासीन आजाद साहब, यासीन आजाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। जस्टिस शाइक उस्मानी साहब रिटायर्ड हमारे साथ गुफ्तगू फरमा रहे थे सिंध हाई कोर्ट से। मैं सर चाहूंगा कि आप जरा ये बात कीजिएगा, ये पंजाब में सर अब तक हलफ नहीं लिया गया है। गवर्नर साहब कह रहे हैं कि पिछले वजीर आला गए ही गलत तरीके से थे, लेटर वजीर आजम को भिजवा दिया, गवर्नर ने एक्सेप्ट करना था। क्या दोबारा रीइंस्टेट करने की कोशिश की जा रही है बुजदार साहब को? गवर्नर का तो ये कोई इख्तियार ही नहीं है। अच्छा। वैसा करेंगे, गवर्नर को उनकी एक लिमिटेड पावर्स हैं। हाँ। और दस्तूर के मुताबिक जो गवर्नर के फराइज हैं वही अंजाम दे सकते हैं। वो तो पार्लियामेंट को ये नहीं कह सकते कि जी आपने जो इलेक्शन गलत कराया या अच्छा। सही कराया। ठीक है। तो जाहिर है कि जो पंजाब का सूबाई असेंबली का इलेक्शन हुआ है, हाँ। वो ऑनरेबल हाई कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक हुआ है। ठीक है। और जाहिर है उनको स्पीकर, डिप्टी स्पीकर को बाकायदा अथराइज किया गया था कि आप इसके इंतखाबात कराएं, और उसके मुताबिक इंतखाबात हुए। ठीक है। मुखालिफ अपोजिशन जो हुकूमत थी वो खुद बाइकआउट करके चली गई। और जो चीफ मिनिस्टर बने हैं जी। उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर अपनी अक्सरियत को साबित कर दिया 197 का। वो चीफ मिनिस्टर हो गए। मेरी ख्याल समझ में नहीं आता कि इधर सदर पाकिस्तान है तो वो प्राइम मिनिस्टर का ओथ लेने के लिए तैयार नहीं है। वो कैबिनेट का ओथ भी नहीं ले रहे, चले जाते हैं। कैबिनेट का ओथ भी शायद नहीं लेंगे। कैबिनेट का मामला आता है तो प्रेसिडेंट साहब की तबीयत खराब हो जाती है। सदर पाकिस्तान क्या पाकिस्तान के सदर हैं या किसी जमात के जो है ना अच्छा डायरेक्शन में काम करने वाले हैं? उन्होंने तो इनसे पासदारी की कसम उठाई हुई है। अगर वो ये समझते हैं कि कैबिनेट का नहीं हलफ लेना है तो फिर कम से कम ये तो कह दें कि भाई मैं प्रेसिडेंट नहीं रहना चाहता, रिजाइन कर दें। लेकिन ये तरीकाकार गलत है कि आपकी जो आईनी ड्यूटी है, जब प्राइम मिनिस्टर की बारी आई आपने पावर ट्रांसफर किए हैं सेनेट के चेयरमैन को। आप कैबिनेट के लिए भी आपने सेनेट के चेयरमैन को अथराइज कर दिया गया। ठीक है सर। तो गवर्नर का ये भी बता दीजिए क्या गवर्नर को हटाने का इख्तियार है वफाकी हुकूमत के पास, जैसे सदर पाकिस्तान उनको हटा सकते हैं? आईनी पॉइंट पूछ रहा हूँ सर जी। क्या गवर्नर को वजीर आजम हटा सकते हैं सर, या उसके लिए सदर पाकिस्तान की तरफ से मंजूरी होना जरूरी है किसी भी सूबे के गवर्नर को? जब प्राइम मिनिस्टर एडवाइस दे देता है, अच्छा एडवाइस दे देते हैं, तो प्रेसिडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। ठीक है। वो कितने एक दिन इंतजार करें, ये वो ताबे हैं उस एडवाइस के। अच्छा। जो प्राइम मिनिस्टर ने उनको दी है उसके मुताबिक उनको हटाना है। अच्छा, हटाना है। ये नहीं कह सकते कि मैं इसको हटाने के लिए तैयार नहीं हूँ, ये तरीकाकार गलत है। अच्छा। सदर पाकिस्तान तो मुझे यूँ लगता है कि पीटीआई के नुमाइंदे के एक्यूज से काम कर रहे हैं। अच्छा। जो मेरे नजदीक टोटली गलत है, नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। और इसी तरह से गवर्नर की भी जो जिम्मेदारी है जी, किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि अगर सूबे का गवर्नर वोट नहीं देगा तो फिर ये मामला कहाँ जाएगा? मरकज में तो ठीक है। आप तो ये कितना ताखीर पे कितना ताखीर हो सकती है इसके अंदर, ये ओथ सेरेमनी में कितनी ताखीर मुतवक्के है? इसके तो लिए मुझे अंदाजा यही है कि चूंकि जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर है उनको जो है ना हाई कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा, हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। और हाई कोर्ट में जाके उनको कहना पड़ेगा कि किसी न किसी आदमी को डायरेक्शन दें। अच्छा। कि वो हमारा वोट ले, चूंकि कोई मुतवादिल मामला नहीं है जिस तरह मरकज में सर है। ठीक है। या इवन स्पीकर को भी अथराइज किया जा सकता है कि वो वोट ले। ठीक है सर। इसी के ऊपर एक और छोटा सा सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सदर पाकिस्तान के खिलाफ भी आप तरीके अदम एतमाद लाने वाले थे, ये तरीके अदम कामयाब होने से पहले की बात है जिस पे बात चल रही थी, तो वो सर कहां तक पहुंचा प्रोसेस? नहीं, सदर के खिलाफ इम्पीचमेंट है जी। इम्पीचमेंट के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए। ओके। और वो इस वक्त मुमकिन नहीं है क्योंकि सब इस्तीफे देके चले गए जी। क्योंकि सब इस्तीफे देके चले गए इसलिए सर। हाँ, ज़ाहिर के असेंबली के जो 123 या 125 लोग हैं उनके अभी इस्तीफों का फैसला नहीं है। जो नया स्पीकर आए हैं उन्होंने कहा कि इसका फैसला मैं खुद करूंगा, मैं एक कैंडिडेट को बुलाऊंगा। ठीक है। जो तरीका कार है वो उसको अडॉप्ट करेंगे उसके बाद। तो ये मेरे ख्याल में कुछ मामला तवील हो सकता है, उसके बाद होगा। ठीक हो गया। तो सदर पाकिस्तान खुद मेरे ख्याल में हुकूमत को मजबूर कर रहे हैं। अच्छा। कि वो इस मामले की तरफ जाएं। अच्छा। कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो, ये तरीका कार गलत है। ठीक है।
मैं तो कहता हूँ सदर हो या गवर्नर हो, उसने आइन की पासदारी की कसम उठाई है, ठीक है, और आइन के मुताबिक उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए हर हालत में। ठीक हो गया। वो उनको इन मामला को इनकार करके आज पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, ठीक है, और बगैर चीफ मिनिस्टर के वो सूबा है, तो क्या ये आइन के दस्तूर के मुताबिक है या दस्तूर के खिलाफ है? ठीक हो गया। मैं ये कहता हूँ ये तरीकाकार बिल्कुल गलत है। जस्टिस शाइक उस्मानी साहब, सर, जस्टिस शाइक उस्मानी साहब, जी जी सर, क्या राय रखते हैं आप सदर पाकिस्तान के इस वक्त खासतौर पर पूरे रोल के हवाले से? एक गवर्नर के अभी एक मसला चल रहा है पंजाब में, अभी हमने बात भी की थी वज़ीर आला के हवाले से, तो गवर्नर भी इस्तीफा वो कह रहे हैं कि मुझे आप निकाल दें, लेकिन जब तक सदर पाकिस्तान की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं आएगा। एक तो ये जरा क्लियर कर दीजिएगा पॉइंट, और दूसरा सदर पाकिस्तान के खिलाफ ये अदम एतमाद की तहरीक लाना चाह रहे हैं, तो वो आपको लग रहा है कि पॉसिबल होगा लाना? क्योंकि जरदारी साहब और फजलुर रहमान साहब तय करके बैठे हैं कि उनमें से किसी एक ने सदर भी बनना है। देखिए, जहाँ तक कि गवर्नर और प्रेसिडेंट की बात है, ये आइन में साफ लिखा हुआ है कि जो एडवाइस प्राइम मिनिस्टर की होती है, उस पे प्रेसिडेंट को एक्ट करना लाजमी है। अच्छा, लेकिन उसके लिए टाइम मुकर्रर है कि 15 दिन के अंदर अंदर तक उसने एक्ट करना है। अगर 15 दिन के अंदर नहीं करता, वो उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। ठीक हो गया। और रिकंसिडरेशन के लिए अगर भेज सकता है, तो उसके बाद फिर अगर वहां से रिकंसिडर नहीं होता प्राइम मिनिस्टर, तो फिर 10 दिन के अंदर अंदर जो प्राइम मिनिस्टर की जो समरी होती है, वो एक किस्म की अप्रूव्ड समझी जाती है। यानी टोटल 25 दिन के बाद ऑटोमेटिकली वो अप्रूव हो जाएगा। 25 दिन आइन के अंदर, तो आप समझे 25 दिन है अभी गवर्नर साहब के पास? जी हाँ, 25 दिन के अंदर अगर ये रिकंसिडरेशन वगैरह होती है, नहीं होती, ये तो आइन के अंदर लिखा हुआ है। ठीक हो, ये आइन के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन जहाँ तक के प्रेसिडेंट का अपना मामला है, प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट फेडरेशन का हेड होता है, ठीक है, उसका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक हो गया। आमतौर से प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट बनता है, तो वो अपनी पार्टी से रिजाइन कर देता है और उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। इस दफा ऐसा नहीं। यहाँ पे तो लगता ये है कि हमारे प्रेसिडेंट साहब जो हैं, वो जो अपने पार्टी के हेड है, उनकी इंस्ट्रक्शन ये स्पीकर साहब के हवाले से भी देखा गया। ये तो स्पीकर जी, तो ये तो इसके लिए अब अगर गवर्नमेंट चाहे, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, तो वो उसको इम्पीच कर सकती है। उसके लिए इम्पीच के लिए ये सही है कि 2/3 मेजोरिटी की जरूरत है, लेकिन 2/3 मेजोरिटी दोनों हाउसेज की, यानी कि एक हाउस की, दोनों हाउसेज की, यानी सेनेट की भी और नेशनल असेंबली की भी। तो अगर नेशनल असेंबली के मेंबरान चूंकि कम है, चूंकि वो रिजाइन करके चले गए हैं, सेनेट के मेंबरान तो मौजूद हैं। अगर सेनेट के मेंबरान को इकट्ठा कर दिया जाए और नेशनल असेंबली को भी इकट्ठा कर दिया जाए, तो मेरे ख्याल में 2/3 मेजोरिटी उनके लिए करना मुश्किल नहीं होगा। मुश्किल नहीं होगा। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी खूबसूरत बातें भी की, बड़ी खूबसूरती से हमें समझाया आसान अल्फाज में कि सूरत हाल इस वक्त क्या है, बिकॉज बहुत कंफ्यूजन है। यासीन आजाद साहब, बहुत शुक्रिया, हमेशा की तरह आप आते हैं और अपना पार्टी मौक़िफ़ भी बताते हैं कानूनी पहलू में। नाज़रीन, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक है, वापस आने के बाद गुफ्तगू का आगाज करेंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए स्टार न्यूज़ पाकिस्तान। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। लौट कर वापस आ चुके हैं और बात कर रहे हैं आज अदालती जो एक पूरी सूरत हाल रही इस पूरे सिलसिले में। जब से अदम एतमाद आई है, तो कुछ इदारे बीच में इन्वॉल्व नजर आए हैं, और इन्वॉल्व वो यकीनी तौर पे हुए बिकॉज जितनी सियासी सूरत हाल जितनी गंभीर हो चुकी थी, उसके बाद उनका इन्वॉल्व होना बनता था। आर्मी का जिक्र आपने सुना बीच में, अक्सर एस्टैब्लिशमेंट का जिक्र सुना आपने, खासतौर पे इलेक्शन कमीशन का जिक्र आपने बहुत सुना होगा, बिकॉज इलेक्शन मुतवक्के हैं, और साथ साथ क्योंकि मामला पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट चला गया, तो फिर अदालत उज़्मा के हवाले से भी अक्सर एक सूरत हाल जो है वो नजर आती है। इस वक्त भी सोशल मीडिया के ऊपर कहा यह जा रहा है कि बड़ा टारगेट किया जा रहा है अदलिया को, मुख्तलिफ हमारे इदारों को, जो कि गलत है, जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन वो क्यों ऐसा हो रहा है? इसके पीछे क्या वाकई अवाम है, कोई बैरूनी एजेंडा है? और खासतौर पे पीटीआई की तरफ से भी हम ये देखेंगे कि उनको किन किन बातों के ऊपर उनकी तशवीश है कि यार ये इस तरह नहीं होना चाहिए था, इसको कदरे कुछ बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था। मुझे बैरिस्टर अली मेहदी साहब ने ज्वाइन किया है, ताल्लुक है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से, पंजाब से। सर अस्सलाम वालेकुम। बैरिस्टर अली मेहदी साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, पहले जरा जी सर, ये गवर्नर साहब का मसला बता दें, क्या चल रहा है पंजाब में? गवर्नर साहब ओहदा वो हलफ नहीं ले रहे, शहबाज शरीफ साहब कब से तैयार होकर बैठे हुए सर वज़ीर आला बनने के लिए, उनके ख्वाब आप चकनाचूर कर रहे हैं। तो दूसरा ये कर रहे हैं सर कि आप कह रहे हैं कि जी बुज़दार साहब ने इस्तीफा ही ठीक नहीं दिया था, उसके ऊपर भी आपको एतराज है जी? दोबारा तो उनको लाने वाले आप लोग? नहीं जी, बिल्कुल। बुज़दार साहब का जो सीएम का जो इस्तीफा होता है ना जनाब, वो क्या कहते हैं, उसका एक प्रोसीजर है। रिटर्न सीएम को अपना इस्तीफा देना होता है गवर्नर को,
और उनका इस्तीफा, ये जो उनसे हुआ, ये इस्तीफा है प्राइम मिनिस्टर हाउस से। ठीक हो गया। प्राइम मिनिस्टर के पास ये पावर ही नहीं है कि वो गवर्नर का इस्तीफा इस तरीके से डिमांड कर सके। ठीक है। ये अब तो सॉरी सीएम का जो इस्तीफा है गवर्नर से होता है, तो इट हैज टू बी रिटन बाय द सीएम एड्रेस टू द गवर्नर। ये लॉ है। इसके अलावा देखिए ना, अभी रूल ऑफ लॉ की बात हो रही है इस वक्त। क्या कहते हैं सारे, क्या कहते हैं अपना सबसे बड़ी जो हमारी बदकिस्मती हमारी कौम के साथ ये हो रही है कि आर्टिकल 184 जो है वो पावर ही नहीं देता। मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, मेरा हम्बल ओपिनियन है कि ये अपना फंडामेंटल राइट्स जो रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिनका कॉन्स्टिट्यूशनल और ये पार्लिमानी अफेयर से कोई लेना देना नहीं है, उसको सिर्फ ये आर्टिकल 184 में चैलेंज किया जा सकता है। स्पीकर को, प्रेसिडेंट को, कॉन्स्टिट्यूशन और अपना पार्लिमानी अफेयर्स को बिल्कुल सेपरेशन ऑफ पावर्स है। ये बेसिक चीज है। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे अबव है। 3 उसके ऑर्गन्स है, उनमें से एक ऑर्गन जुडिशरी है, एक ऑर्गन पार्लिमान है, एक ऑर्गन क्या कहते हैं जो पार्लिमान और ये आपस में सेपरेशन ऑफ पार्लियामेंट है, क्या कहते हैं अपना सारा। इसमें ये इंटरफेयर इस तरीके से नहीं कर सकते। और पार्लियामेंट सुप्रीम है, प्रेसिडेंट आपका हेड ऑफ स्टेट है। उसके इतनी देखिए मुश्किल की है इन्होंने कि 2/3 चाहिए, कोरम पूरा चाहिए और 2/3 मेंबर्स की वोट चाहिए टू रिमूव हिम फ्रॉम ऑफिस। ठीक है, वो ये कर नहीं सकते। ये सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। अगर ये सेनेट अभी जस्टिस शाहिद उस्मानी साहब फरमा रहे थे, अली भाई सुनिएगा, जस्टिस शाहिद उस्मानी साहब अभी हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे थे कि अगर सेनेट और नेशनल असेंबली दोनों को मिला लिया जाए आपस में और फिर मिलाकर, क्योंकि दोनों को मिलाया जाता है और तब 2/3 मेजोरिटी की बात की जाए तो शायद ये 2/3 मेजोरिटी बना सकती है। नहीं सर, ये देखिए जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है वहां पे तो कोई भी अपनी इमेजिनरी वे फॉरवर्ड बता सकता है। आपने पूरी पार्लियामेंट कंप्लीट करनी है, मेंबर्स पूरे करने हैं अपनी पार्लियामेंट के ऊपर, उसके बाद जाके सेनेट को भी मिला के फिर 2/3 मेजोरिटी है। मगर अभी तो आपने देखा पीटीआई वालों के लोगों ने अपने इस्तीफे दे दिए हुए। अब ये पूरा इलेक्शन करवाएंगे उनकी, और इतना ज्यादा पब्लिक एक्सचेकर को हमारे टैक्स मनी से ये पैसा खर्च करेंगे, फिर साल के बाद फिर से इलेक्शन करवाएंगे। तो दिस डज नॉट मेक एनी सेंस टू अ कॉमन पर्सन। ठीक है, अगर आपने इलेक्शंस करवाने हैं आप पूरा इलेक्शन करवा दें। अवाम मालिक है इस मुल्क की, अवाम को फैसला करने दें। सबसे बड़ी बुनियादी गलत ये चीजें हो रही हैं। ये आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और इस तरीके से आपके मुल्क में जो प्रेसिडेंट तय हो रहे हैं, सेट हो रहे हैं, उसमें तो जिसकी लाठी उसकी बैल हो रही है। अवाम के पास ताकत है, अवाम पे इलेक्शंस कराएं। दिस इज द ओनली स्टैंड डिमांड जो मुझे लग रही है मेरे हम्बल ओपिनियन में जी। ठीक है, आपको लग रहा है इलेक्शंस पे जाना चाहिए, वो तो खान साहब दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड सर। दैट इज, देखिए अवाम निकल आई है। ठीक है, एक अच्छा लगे हमें, बुरा लगे, अवाम अपने डिमांड कर रही है। लेकिन सर एक और फिनोमेना ये भी है कि आपकी जमात की तरफ से सोशल मीडिया के ऊपर टारगेट किया जा रहा है। गारंटी नहीं कि आपकी जमात की तरफ से, लेकिन एक आवाम पुरजोर उसकी क्या कहते हैं प्रोटेस्ट करता हूँ, कंडेम करता हूँ। रीजन ये है कि हमारी अदलिया है, हमारी आर्मी है, हमारी पार्लियामेंट है, मगर देखिए सेनेटी हैज टू प्रिवेल। जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है वहां पे इमेजिनरी चीजें एक क्या कहते हैं जो पब्लिक जिनके साथ ओपिनियन ही नहीं है, पब्लिक ट्रस्ट ही नहीं है जिन लोगों में, उनके लिए आप इंटरप्रेट नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन, द स्टेट हैज टू वर्क फॉर द पब्लिक। ठीक है, इसी तरीके से हमारे आर्मी चीफ ने अगले दिन बड़ा अच्छा बयान दिया है कि पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान की आवाम के अलावा नहीं है। ठीक है, आप इलेक्शंस करवाएं, इसमें और क्या बात है। लेट दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जो जीतेगा वो हुकूमत बना लेगा। लेकिन खान साहब ने एक दो सवाल भी तो किए ना, कराची जलसे में अदलिया से सवाल किए कि रात 12 बजे आपने क्यों जो है वो अदालत लगा ली, क्या मैं कोई जुर्म करने जा रहा था। नंबर 2, 63A के हवाले से भी अभी तक आपका एक तशवीश है आपको कि 63A के ऊपर उतनी फौरी कार्रवाई नहीं हो रही जितनी तेजी से होनी चाहिए थी। जी देखिए ना जी, हमें कौम देख रही है में आप सवाल कर रहे हैं। एक पार्टी, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, कौम ये भी देख रही है कि एक पार्टी का फंडिंग का केस हो रहा है जो पहले दिन से पार्टी फंडिंग ले रही है, और बाकी पार्टीज के फंडिंग के केसेस को डिले किया जा रहा है। अभी तक क्या कहते हैं मॉडल टाउन के केस को, किलिंग के केस को डिले किया जा रहा है। अभी तक क्या कहते हैं फर्द जुल्म ही निहायत हो रही। 2 कन्विक्टेड के ट्रायल्स के खिलाफ उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया और उनको चीफ मिनिस्टर बना दिए। ये सारी चीजें भी तो अदलिया ने देखनी है। दे हैव टू बी इंडिपेंडेंट, दे हैव टू बी अबव ऑल दिस। उनका काम यही है कि उनको किसी की पार्टीशन में नहीं, जस्टिस सिर्फ होए ना, जस्टिस नजर भी है कि जस्टिस हो रहा है, वो उनको सारे केसेस इकट्ठे कर लेने चाहिए और उनको सारों के साथ फैसला करना चाहिए, सब पे देखना चाहिए। एक को सिर्फ टारगेट किया जा रहा है जिसके साथ इतना बड़ा पब्लिक ओपिनियन खड़ा हो गया है।
अभी आप लाहौर का जलसा भी किस तारीख को देखेंगे, सारे शहर तो जीतनी, आखिर ये लाहौर का शहर है कि लाहौर की आवाम तो बेताब है किस तारीख को, आज से जलसे की सारे वहां पे। मैं जिस तरीके से लाहौर में गलियों में और इधर उधर घूम रहा था, अच्छा। मैं देख रहा था कि बच्चों में जोश था। क्या कहते हैं कि इस तरीके से जो हो रहा है उनको अपनी राइट्स का पता लग गया है। ठीक है कि आर्टिकल 5 की वायलेशन हुई है। सारे सोशल मीडिया ने चलाया है कि पैसा किस तरीके से बांटा गया है, इस तरीके से जो हॉर्स ट्रेडिंग हुई है। ये क्या प्रेसिडेंट को आप आंखें बंद कर रहे हैं? इन चीजों को आप कोई भी मुल्क को, जो मुल्क के खैरख्वाह होते हैं, मुल्क के लिए जो सोचते हैं, वो इन चीजों पे आंखें बंद नहीं कर सकते, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी बैल, ये बनाना रिपब्लिक में होता है, ये पढ़े लिखे मुआशरे में नहीं होता। हल हमेशा पब्लिक ओपिनियन होता है, हल हमेशा जमहूरी निजाम में इलेक्शंस होते हैं। सर, उस दिन पंजाब असेंबली के अंदर जो वाकया हुआ और आपकी जमात के लोगों की तरफ से डिप्टी स्पीकर साहब को मारा गया, जिस तरह उनको वापस चैम्बर में भेजा गया, बड़ा कंडेम करते हैं, इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए। अच्छा। इस एक्ट पे मेरा हमल ओपिनियन ये है कि जो लोग इस बारबेरियन एक्ट में थे वो फिट ही नहीं है पार्लियामेंटेरियंस। क्या इंक्वायरी होती है सर? थोड़ा कानूनी बताया ना जरा, कानूनी इलेक्शन कराना चाहिए सर। क्या आइन में असेंबली के अंदर अगर कोई किसी को मारता है, कुछ जिस्मानी तरीके से कुछ तशद्दुद किया जाता है, उसके ऊपर कोई आर्टिकल लगता है, कोई सजा है आइन में इस हवाले से? नहीं, आइन देखे इन चीजों पे साइलेंट है। ये तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत ही क्या कहते हैं, ये क्राइम है। ये ऐसा क्राइम पार्लियामेंट के अंदर होता है, लागू होता है सर कोई भी इस तरह का लॉ, क्राइम का लॉ? दीज ऑल थिंग्स आर ओपन टू इंटरप्रिटेशन। अच्छा, ये सारा कुछ जो है ये इंटरप्रिटेशन में, ऐसे मौका ही नहीं आना चाहिए था, ऐसी सिचुएशन ही नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन सर वही बात है ना, पहल तो आपकी तरफ से हुई ना सर, पहल आपकी तरफ से हुई। मेरे ख्याल में उन्होंने फिर बदला ले लिया उसके बाद। परवेज इलाही साहब वो बीच में मासूम इंसान। देखिए, मैं ना इस चीज का विटनेस था, ना मैंने देखा, तो मैं इस चीज पे तो कोई भी स्टेटमेंट अभी नहीं दे सकता। पूरा मुल्क विटनेस था सर, पूरा मुल्क विटनेस था। मीडिया पे खबरें देखी हैं, उसको इंस्टिगेट कैसे किया गया, वो किस तरीके से किया गया, क्योंकि ब्लैक शीप्स तो हमारे अंदर भी है जो इस तरीके की चीजें कर रही हैं। ये तो जाहिर है, क्या कहते हैं, एक अभी इंक्वायरी होगी तो इसके हकायक सामने आएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अभी आप खान साहब ने आज भी मीडिया से गुफ्तगू की है, उसमें उन्होंने तोशा खाना के हवाले से जिक्र किया। ये तोशा खाना का क्या मामला है सर? ये क्यों अपोजिशन आपके पीछे पड़ गई है? आपने कौन सी चीज खरीद ली है तोशा खाना से? उनको आपने, खान साहब को बार बार बोलना पड़ रहा है कि मेरा गिफ्ट, मेरा तोहफा, मेरी मर्जी। मरियम साहब इस पर बड़ा क्रिटिसाइज कर रही है, अपोजिशन क्रिटिसाइज कर रही है। तो सर क्या जुल्म कर दिया आपने खजाने के साथ? वजीर आजम के पास ये डिस्क्रिप्शन स्टेट देती है कि अगर कोई ऐसा तोहफा हो तो वो उसकी वैल्यू जो होती है, अप्रोप्रिएट वैल्यू, वो दे दी जाए और वो खरीद सकते हैं, वरना उन्हें खजाने में जमा करवानी होती है। इस चीज पे जाहिर है, अगर ऐसी कोई चीज है तो इसमें भी फेयर ट्राइब्यूनल्स बैठने चाहिए, इंक्वायरीज होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग सारे आंसरेबल टू द पीपल हैं। भले वो खान साहब हो, भले वो कोई और पार्टी के, उनके भी सारे देखने चाहिए कि उन्होंने टकों में कैसे मस्जिद खरीदी। ये चीज मुझे अच्छी लगती है पीटीआई की। आप तमाम जितने भी लीडर्स आते हैं प्रोग्राम में, मुझे बयान में ये मैं अप्रिशिएट करूंगा कि सब कहते हैं कि कोर्ट में चले जाएं, ऑपोजिशन कोर्ट में चली जाए, क्यों नहीं जाती? बिल्कुल जी, खान साहब चाहते ही इस तरीके की सोसाइटी है कि जहां पे रूल ऑफ लॉ हो और कोई किसी से बढ़कर ना हो। मगर जिस तरीके से पैसा चला के मतलब बाहर के मुल्कों की साजिश पे, उनकी धमकियों पे यहाँ पे एक माहौल क्रिएट किया गया है। इतने एक वाहिद मुस्लिम रियासत है जिसके पास न्यूक्लियर स्टेट है, हम खुदारा किस तरफ जा रहे हैं? हम सर झुका के जीना चाह रहे हैं दुनिया में? ये सवाल पाकिस्तानी कौम ने दे दिया है। पाकिस्तानी कौम निकल आई है रोडों पे प्रोटेस्ट में, बच्चा बच्चा, हमारी माएं, हमारे बच्चे सब एक ही चीज कह रहे हैं कि पाकिस्तान आजाद है, आजाद फैसले करेगा, रूल ऑफ लॉ के तहत चलेगा, गलत को गलत कहेगा और सही को सही कहेगा। ठीक हो गया। और ये जितने भी जो पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे बड़े बड़े ओहदेदार हैं जो मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, मुल्क से तनख्वाहें ले रहे हैं, उनको ये बात अपने कानों में डाल देनी चाहिए कि जो जिना का पाकिस्तान है वहां पे। ठीक हो गया। अब सर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस मकसद के तहत मैंने आपको प्रोग्राम में मदऊ भी किया है, आप इलेक्शन कमीशन के चीफ के खिलाफ जा रहे हैं सर, उनके ऊपर शायद आप कह रहे हैं जी आपको अदम एतमाद है, उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाह रहे हैं। खान साहब कहते हैं तो एस्टैब्लिशमेंट ने मुझे कहा था, जबकि पूरी कौम को पता था, खान साहब उनको लेकर आए थे, सरदार साहब। तो ये इसके बारे में बताएं कि अचानक क्या हो गया सर, क्यों आप इलेक्शन कमीशन के हेड से सेटिस्फाई नहीं है और क्या कानूनी कार्रवाई करना चाहेंगे उनके खिलाफ आगे? देखिए जी, पूरी दुनिया में एक रूल ऑफ बायसनेस है। जब बायसनेस चीज आती है, एक बंदा आपके लॉस को धज्जियां उड़ाता है, सिर्फ बायस तरीके से एक्ट करता है, तो आपका सवाल होता है कि आपको राइट ऑफ फेयर ट्रायल है। ये तो आर्टिकल
10 है। अब आपको कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि हर चीज की एक फेयरनेस होती है प्रोसीजर्स में। इन सीट्स पे जो लोग बैठे हैं उनको बिल्कुल इन चीजों से बालातर होना चाहिए कि कौन सी पार्टी है, कौन क्या है, उनको फेयर तरीके से चलना चाहिए। और अगर वो सिर्फ वन साइडेड चला रहे हैं, आर्टिकल्स की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा रहे हैं, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट की धज्जियां उड़ रही है, सेपरेशन ऑफ पावर्स की धज्जियां उड़ रही है, तो ये क्या बन रहा है? ये बनाना रिपब्लिक बन रही है। यहाँ पे तो ये मुक्के मार मार के ये फैसले होने हैं। इसी तरीके से तो ये लेकर जा रहे हैं, जिसके पास 10 बंदे ज्यादा है वो दूसरे कमजोर बंदे को मार देगा। इस तरीके से चलने वाली है ये। गरीब आदमी को तो यहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं। हम तो इस निजाम की बेहतरी के लिए आए हैं, हम तो रिफॉर्म्स के लिए आए हैं। हमें पहले एक हंग पार्लियामेंट मिली जिसमें रहते हुए हमारी परफॉर्मेंस देख ले। फाइनेंशियल डेट्स क्या कहते हैं, जो करंट फाइनेंशियल है वो 1 बिलियन हो गया। कितनी ज्यादा हमने फ्रंट्स में, फॉरेन पॉलिसी में, डोमेस्टिक पॉलिसी में हमारी कितनी अचीवमेंट्स हैं। गरीबों के लिए पनाहगाहें बनी, अपने कितने ज्यादा एहसास प्रोग्राम्स हुए, कितने ज्यादा हेल्थ के कार्ड्स हुए, ठीक है, कितने लोगों को गरीब आम आदमी तबके को ऊपर खाने की कोशिश की गई। लोन, यूथ लोन फंड प्रोजेक्ट्स हुए, और बेशुमार इस तरीके। ठीक हो गया, ठीक। अच्छा, मुझे भी जमात इस्लामी से भी कोई लीडर ज्वाइन करेंगे, उनकी तरफ मैं जाऊंगा। इससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, खान साहब ने आज एक जुमला कहा कि इत्तेहादियों को टिकट देकर गलती की है। ये सबक मिला उनको इस दफा कि इत्तेहादियों के साथ उन्होंने नहीं रखना है, हुकूमत अपनी बनानी है। आज सिराजुल हक साहब से भी उन्होंने फोन पे गुफ्तगू की है, तो क्या फिर कोई इत्तेहादी बनने जा रहा है आगे? एक इत्तेहादियों से आपको अच्छा सबक नहीं मिला, फिर दोबारा अगले इलेक्शन के लिए कोई इत्तेहादी चूज कर रहे हैं आप? देखिए जी, ये तो अपना हमारे लीडर है खान साहब जी। उन्होंने अगर किसी वजह से बात की है तो जाहिर है उसमें उनका कोई एक्यूमेंट होगा। और इत्तेहादियों का माजी होता है, एक जमात का माजी ही कत्लों पे था, फताखोरी पे था, और क्या कहते हैं माफिया बनने पे था। और आपकी लंदन की जो उनका एक रिप्रेजेंटेशन है उसने तो और अधिक गद्दारी कर ली है आपके मुल्क के साथ, ठीक है, वो उसका हिस्सा है। एक तरफ जमात इस्लामी है जो मजहब के साथ है, ठीक है, उनका किरदार में कत्लेआम नहीं है, उनके किरदार में इस तरीके की चीजें नहीं है। तो देखिए, आप दो चीजों को इकट्ठे तो नहीं कर सकते ना जी। एक बंदे का किरदार कुछ है, किरदार कुछ है। तो इत्तेहादी भी खान साहब ज़ाहिर है एक सिस्टम से गुजरे हैं, उन्होंने देख लिया है इस सिस्टम के लूप होल्स और किस तरीके से सारे मामूल समझते थे कि लोग अच्छे हो जाते हैं, उन्हें वक्त मिले, उन्हें मौका मिले तो। मगर अब उन्होंने अगर देख लिया है कि जो जिनमें जो बद होते हैं वो बद ही रहते हैं, तो उनकी मर्जी है कि अच्छाई और बुराई में उन्होंने खुद भी फैसला करना है। उन्होंने कुछ फैसले करने हैं जो हमने देखने हैं, उसका क्या होता है हमने उन्हें फॉलो करना है। अगर हमें बेहतर लगेंगे, यही तो जमहूरियत है जी। ठीक हो गया। अभी थोड़ा बता दे आगे क्या सूरत है। मैं चाह रहा था जमात इस्लामी से हमें कोई लीडर ज्वाइन करते, उनसे मैं इस पर बात कर सकता। अच्छा जी, लेकिन खैर मेरे ख्याल में वक्त भी बड़ा कम रह गया। मुझे बताएं कि आगे अभी क्या प्लानिंग है खान साहब की? लाहौर में आपको मेरे ख्याल में इजाजत मिल गई है लाहौर पार्क के हवाले से? देखिए जी, इंशाल्लाह अवाम का एक समुंदर है जो लाहौर में बेताबी से उनका इंतजार कर रहा है। इस वक्त वाहिद मुसलमानों का लीडर है जिसने क्या कहते हैं नामूस से रिसालत में हमें दुनिया में हमारा सर बुलंद किया है। उसने हर जगह कहा है कि मैं किसी से दुश्मनी नहीं करना चाहता, अमन में दोस्ती करना चाहता हूँ। इज्जत से सर उठा के मुसलमानों को मैं दुनिया में उनका हिस्सा दिलवाना चाहता हूँ। मैं मुसलमानों के खिलाफ मुसलमानों के मुल्क में बेसे नहीं बनाने दूंगा, कत्लेआम गरीबों का नहीं होने दूंगा। इसमें क्या बुराइयां हैं खान साहब अगर कर रहे हैं? इसलिए हर पाकिस्तानी, हर मुसलमान की दिल की आवाज है जो खान साहब कर रहे हैं। इन्होंने तो सर झुकाए हैं, इन्होंने तो न्यूक्लियर बम जब फट गए ये भाग के चले गए, उनके जाके जो उनकी आवाजी है हम सबको पता है। ये तो चीज ऐसी है जो सारी दुनिया ने विटनेस की हुई है। लोग खामोश है मगर वो आते हैं जलसों में। आप जलसे देख ले, ये जलसा करके दिखा दे, सारे मिलके ऐसा जलसा एक करके दिखा दे, पूरे पाकिस्तान में कहीं करके इस तरीके का करके दिखा दे, हम मान जाए। ठीक है, आपको लग रहा है लाहौर जलसे के हवाले से भी आप काफी पुरउम्मीद नजर आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि चीजें आपके हक में बेहतर हैं, लेकिन फिर भी अगर अगली इलेक्शंस की तरफ नहीं जाते करा देना मलिक साहब, मैं अगर जा दे सिब्बी में करा दें, जैकबाबाद में करवा दें, गवादर में करवा दें, पाकिस्तान की अवाम जहां पाकिस्तानी है वो इमरान खान के साथ है आज दवा। सर जी ठीक हो गया। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि अगर इलेक्शंस की तरफ नहीं जाती है हुकूमत, फिर क्या ऑप्शन बचेगा आपके पास? सर नहीं जा रहे वो इलेक्शंस की तरफ, वो अगले साल अगस्त तक पूरा करेंगे अपना टेन्योर, फिर क्या करेंगे? ये खान साहब जो फैसला करेंगे इंशाल्लाह कौम उस पे कानूनी चारा कोई क्या आपके पास कोई कानूनी कोई चारा कोई बचेगी उसके बाद कुछ करने को? देखिए जी, मेरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से हर पाकिस्तानी का ये राइट है, फंडामेंटल राइट है टू डिमांड इलेक्शन।
हम इलेक्शन डिमांड करेंगे, हम पुरअमन तरीके से करेंगे, मगर हम इलेक्शन डिमांड करेंगे। पुरअमन प्रोटेस्ट के तरीके पूरी दुनिया में है। हम खड़े होंगे रोडों पे आके, हम इलेक्शन डिमांड करेंगे। अगर ये हम इस कोने में लगाना चाह रहे हैं, दीवार के साथ लगाना चाह रहे हैं, तो इनको भी हमने इस तरीके से पैट देंगे। मेरा राइट है, मैं अपना राइट लूंगा। मुझे इलेक्शन देना है। मैं इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ना मंजूर है मेरे लिए। मैं नहीं मानता ऐसी इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को जो पैसे देकर लोगों को हॉर्स ट्रेडिंग करा के। ये किस किस्म का प्रेसिडेंट है? इससे तो पैसा पैसा फेंक तमाशा देख। गांधी साहब ने कह नहीं दिया $1 बिलियन में पूरे पाकिस्तान को खरीद सकते हैं। ये कोई इज्जत की बात है? आपके पड़ोसी मुल्क का होने वाला वजीर आजम और इतनी बड़ी पॉलिटिकल फैमिली से बंदा इस तरीके की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। ये कोई इज्जत है हमारी? अगर इस तरीके की हमें इज्जत मिलनी है इनके दौर में और इस तरीके से हमारी वैल्यू होनी है, तो हमारी तो ये नहीं है। हम तो बिल्कुल मेरी तो कोई कीमत नहीं है, हमारी कोई कीमत नहीं है पाकिस्तानियों की। ठीक हो गया। अच्छा, प्लीज साथ रहिएगा। हमें जमात इस्लामी से ज्वाइन कर लिया हमारे मोहतरम असदुल्ला भुट्टो साहब ने। सर अस्सलाम वालेकुम। भुट्टो साहब बहुत शुक्रिया, माजरत आपको इंतजार कर रहा है, गुफ्तगू चल रही थी। अच्छा भुट्टो साहब, आज सराजुल हक साहब की बात हुई है खान साहब से। खान साहब पहले आज कह चुके हैं कि मैं पिछले इत्तेहादियों से बड़ा परेशान हूं, तो कोई इत्तेहाद तो नहीं मुतवक्के आपका खान साहब के साथ आगे की सियासत में? भाई बात यह है कि खान साहब जो है वो इत्तेहाद की जाने के बाद अब उनको जो है हवा से जमीन पे उतरे हैं। अच्छा, इस शायर है उसको फिर जो है याद आई है। अच्छा, तो इसलिए उन्होंने जो है वो सगाली का फोन किया था। ठीक है। सियासतदानों की तो फोन किसकी तरफ से हुआ? ये फैसला आपकी तरफ से हुआ या उनकी तरफ से हुआ, ये भी बता दें। उनकी तरफ से हुआ। अच्छा, उनकी तरफ से फोन आया आपको? ये तो जबरदस्त हो गया। अच्छा, तो अभी जमात इस्लामी इस पूरी सूरत हाल में कहाँ खड़ी हुई है? अदम एतमाद की तारीख में जमात इस्लामी क्या? बात यह है कि हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग का एक दफा से ज्यादा बरसर इक़्तिदार रहे हैं। अच्छा, और मुकम्मल इक़्तिदार रहा है। ठीक है। तो लेकिन उन्होंने जो है ये महंगाई, बेरोजगारी या कश्मीर का मसला या मुल्क के अंदर जो है दीगर मसाइल मामला के अमेरिका की गुलामी है या दीगर मामला में उन्होंने जो कुछ किया है वो सबके सामने है। और करप्शन में सबसे ज्यादा मसला करप्शन का था। और एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाते रहे, एक दूसरे के खिलाफ बातें करते रहे। ठीक है, ठीक है। हमारे खान साहब जो हैं उनके भी क्लिप्स मौजूद हैं कि उन्होंने उनके ऊपर तनकीद की है। और जो मुल्की मामलात पे जिस तरह से उन्होंने कहा जो है कर्जा लेने की बजाय अब मैं खुदकुशी कर लूंगा। साहब ने भी अरबों रुपए का कर्जा जो है $1 अरब कर्जा लिया है। तो कर्जे तो फिर भी उन्होंने बहुत सारे ले लिए ना। उन्होंने कहा कि साहब मैं जो है वो खुदकुशी कर लूंगा। अच्छा, लेकिन तो कुछ भी ठीक है। अभी आपको क्या लग रहा है? जनरल इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं। जमात इस्लामी किस सूरत है? जमात इस्लामी क्या जो हुकूमत बन चुकी है उनके साथ खड़ी है, आईनी हुकूमत है, या जल्दी इलेक्शन होने चाहिए? तीनों के जो दौर है वो एक सही है। अमेरिका की गुलामी का, महंगाई, बेरोजगारी का, कर्जे लेने का, करप्शन का। चले वो तो ठीक हो गया, लेकिन अभी इलेक्शन सर आप जमात इस्लामी क्या चाहती है? जमाने में खान साहब ने कहा कि जनाब ये मोदी दोबारा जीतेगा तो कश्मीर का मसला हल होगा। चले वो तो ठीक है सर, उस पर बात करते हैं, लेकिन अभी अर्ली इलेक्शंस का बताएं, आप क्या चाहते हैं? जमात इस्लामी जल्दी इंतखाबात होने चाहिए या फिर ठीक है अपनी आईनी मुद्दत पूरी करे नई हुकूमत? आईनी मुद्दत तो किसी का हक नहीं होता ना भाई। अच्छा, बात यह है कि जब एक वजीर आज़म था उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, तो इसका मतलब ये कि उसकी हुकूमत पे अदम एतमाद हुआ। अदम एतमाद ठीक हो गया। आप भी नए इलेक्शन जो है हुकूमत आई है तो इस हुकूमत के लिए भी तो हम समझते हैं कि इसके बजाय अच्छा है कि नया इलेक्शन हो जाए। जमात इस्लामी भी नए इलेक्शंस को सपोर्ट कर रही है। बहुत शुक्रिया असदुल्ला भुट्टो साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। अली मेहदी साहब बहुत शुक्रिया, बैरिस्टर साहब आपने वक्त दिया, आपने तमाम चीजों को पीटीआई के पर्सपेक्टिव से समझाया। आज हर पार्टी के पर्सपेक्टिव से मैंने चीजों को समझने की कोशिश की है। नाज़रीन आज के लिए इतना, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल रात, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। आसिफ मलिक को इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।